एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमारे पास मॉडल्स पर बात होगी, एटॉमिक मॉडल्स पर। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन लिखेंगे जे थॉमसन मॉडल और फोर मॉडल पर, एंड देन उसके साथ नेक्स्ट हम लोग रिलेट करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल इन द डिटेल। क्योंकि आपको पता है जे थॉमसन मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन फर्स्ट मॉडल था। उसको इंपॉर्टेंस इसलिए मिलता है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच अप्लाई करके ही हैज गिवन मॉडल एटम्स। एटम्स के लिए पहली बार वो प्लम पुडिंग मॉडल एक्सप्लेन किया है जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन के बाद उनके स्टूडेंट, उन्हीं के ग्रुप से स्टूडेंट रहे रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है। न्यूक्लियर फिजिक्स में रदरफोर्ड मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू जस्ट की जे थॉमसन मॉडल में क्या है और कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जे थॉमसन मॉडल या ओनली थॉमसन मॉडल भी इसको बोलते हैं। जोसेफ जॉन थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके बाद ये मॉडल सबसे पहली बार थॉमसन मॉडल दिया गया। साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन, थॉमसन्स मॉडल, जिसके बारे में आप बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसी तरह से रहते हैं जैसे कि प्लम पुडिंग, वाटरमेलन में सीड्स रहता है, प्लम पुडिंग रहता है, प्लम के अंदर पुडिंग रहते हैं, उसी से रिलेट किया था थॉमसन्स मॉडल को। तो इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखता हूं। ये मॉडल दिया गया है जोसेफ जॉन थॉमसन। He was the first scientist who introduced models of atom, different मॉडल्स आए, जिसमें फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल। इसके पहले बहुत बार लोगों ने, कुछ ऋषि मुनि भी हमारे इंडिया के थे जिन्होंने पार्टिकल्स की बात की थी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडीज हैं, वो किसी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। टाइनी पार्टिकल्स, कुछ लोगों ने उसको बाद में डाल्टन का मॉडल बताया, कुछ ने एवोगाड्रो ने कुछ डिस्कवरी की, एवोगाड्रो ने उसने भी कुछ बताया कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर कोई भी गैसीय स्टेट का 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो मोल के अंदर कुछ एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन बहुत डिटेल में किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात नहीं की थी। ठीक है, सब लोग डिटेल में बस बात करते थे कि इसके अंदर कुछ है, ऐसा कुछ नंबर्स हैं, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफ्यूज करते हैं, मूव करते हैं ब्राउनियन मोशन में। बट आउटर एक एग्जांपल करके इंटरनली कोई नहीं बता पाया कि इंटरनली एटम्स के अंदर है क्या। एटम्स तो न्यूट्रल हैं, ठीक है, एटम्स आर न्यूट्रल, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके अंदर अपीयर कर रहा है, क्या एग्जिस्ट करता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्टिकल्स, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स, ये किसी को आइडिया नहीं था। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल दिया है जोसेफ जॉन थॉमसन ने, ये मॉडल आया है 1896 में, 1896। अभी हम लोग 2021 में हैं। यस, 1896 हुआ, लगभग 125 ईयर्स हो गया इस मॉडल को आए हुए, 125 ईयर्स। वही टाइम है जब प्लांक का डिस्ट्रीब्यूशन आया था। प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम चल रहा था। और वही लगभग टाइम है जब एक्सरे की भी डिस्कवरी हुई है। एक्सरे मींस सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा एक्सरे बेस्ड। एक्सरे आया, सॉलिड स्टेट का काम हो गया, इधर पीरियोडिक टेबल का पूरा काम हो गया, मोजले का। उसी समय रेडियोएक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ है, अल्फा बीटा गामा डीके, हेनरी बैकरेल, रदरफोर्ड एंड मैडम क्यूरी। तो आप ये समझ लीजिए कि 1890 से लेकर 1905 जब इसी बीच में कहीं पर आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी है, रिलेटिविटी थ्योरी, इसी में रॉन्जन ने एक्सरे डिस्कवर किया, बनाया, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी स्टार्ट किया, क्वांटम नाम का एक पार्टिकल, क्वांटा जिसको बोल रहे हैं एनर्जी का क्वांटा, ये भी डिस्कवर किया इसी बीच में, अपना थ्योरी किया। तो इस बीच के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में प्लांक, आइंस्टीन, ये सब का स्टार्टिंग उसी टाइम का है। अब आप सोचिए कि 1890 से लेकर अगर हम लोग 1930 या 20 ले लें, 1920 ले लें, इसी बीच में चाहे रदरफोर्ड को पढ़ें, आप थॉमसन को पढ़ें, कॉम्पटन को पढ़ें, प्लांक, आइंस्टीन, ये सभी साइंटिस्ट, बेकरेल को पढ़ें, रदरफोर्ड हो गया तो मैडम क्यूरी को इसी में आप इंक्लूड करें, ये सभी मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट की टीम उस समय एक्टिव है। और सभी के सभी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जिसमें मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, मॉडर्न, उसके लिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी ने कुछ ना कुछ थ्योरी दी है और आज के टाइम पर हम लोग उसी टॉपिक्स को 2 बार 3 बार 4 बार कभी एमएस पढ़ते रहते हैं। ये रेडमी के नाम से कौन है? काइंडली म्यूट कर ले, नहीं तो मेरी तरफ से म्यूट कर तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप नहीं अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। प्लीज कर लीजिए अनम्यूट अपने आप को। रेडमी नाम से लिख रहा है यहाँ पे नाम, कोई फायदा नहीं है। फिर ये देखिए फिर म्यूट अनम्यूट हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछने के लिए प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप अपना लिखेंगे, विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ओके, व्हाट हैपेंड लक्ष्मी, व्हाट हैपेंड, प्लीज अनम्यूट। मैंने अभी म्यूट कर दिया है। यू कैन आस्क क्वेश्चन आफ्टर क्लास, फर्स्ट क्लास कंप्लीट होगा इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज राइट इन चैट बॉक्स। सर प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। पिंकी कौन है भाई? पिंकी और लक्ष्मी कौन है? ऐसे क्लास में नहीं हो पाता भाई, स्टूडेंट्स बहुत टाइम अपना लेने के लिए क्लास के लिए। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? बोलिए बोलिए।
अपने आप अनम्यूट करके। लक्ष्मी, पिंकी को सर अनम्यूट कर दो सर, जिनके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है उनको म्यूट कर दो। इस तरह से मैं प्लीज इस बात को आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं म्यूट, अनम्यूट, चैट बॉक्स, राइटिंग, इन सब चीजों में डिस्टर्ब होता है। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें अगर क्वेश्चन पूछना है तो। अदरवाइज क्या मतलब है, पूरे 2 घंटे के टाइम में आप एक बार क्वेश्चन पूछोगे बट 150 बार आप डिस्टर्ब करोगे। सर नहीं तो ऐसा कीजिए सर, हम लोग जब राइट हैंड करेंगे तो आप उनको अनम्यूट कर देना। उसमें उनमें अनम्यूट करने का बात नहीं है, बात यह है कि आप 100 स्टूडेंट्स के बीच में उसका नाम ढूंढना और फिर उसको अनम्यूट करना, ये सब बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करके आप 1 लाइन 2 लाइन पूछना और रिपीट करना, कोई क्वेश्चन है आप 2 सेकंड लगेगा आपको लिखने में, है ना, तो आप उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे। अदरवाइज होता क्या है, किसी स्टूडेंट को नहीं पता रहता उसका म्यूट करके अनम्यूट हुआ है, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, फिर बोलना पड़ता है, डिस्टर्ब होता है कि स्टूडेंट मैसेज लिखते हैं कि सर उनको म्यूट करें, म्यूट करें। ठीक, आप लोग क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे क्लास के बाद। मोटा भाई बनो। चलिए ठीक है, आप लोग अपने आप को खुद से भी इतना ड्यूटी लेना चाहिए। क्लास ऐसे 2 घंटे 1 घंटे की बात नहीं है, बात है कि ये अक्सर आपको 3 दिन पर पूरा क्लास लेनी होगी। अभी देखिए कहाँ से साउंड आ रहा है। सर 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़ के सबको म्यूट कर दीजिए, जो लोग नॉइज क्रिएट नहीं करेंगे बस उनको अनम्यूट कर दीजिए, बाकी क्लास को म्यूट कर दीजिए। देखिए इसमें मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सभी स्टूडेंट्स को म्यूट करने का, उसमें मैं 2 को करके वैसा नहीं हो पाएगा। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, पार्टिसिपेंट अपने आप कर लेंगे, ये होता है ऑप्शन इसमें। सर मैं ऐसे पूछ रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर कब से अवेलेबल होंगे? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अपलोड हो जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को लॉगिन पासवर्ड मिला होगा वो लोग अपना ऐप पर, करियर नेटवर्क ऐप पर, करियर नेटवर्क का वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं अपना लेक्चर, पीडीएफ एज वेल एज वीडियो दोनों। सूची में अपलोड हो जाएगा या एक साथ जैसे क्लास होगी उस हिसाब से अपलोड होगा? जस्ट क्लास के बाद, जस्ट आपके इवनिंग में ही, नाइट में 8-10 बजे तक, 8-9 बजे रात, लेट थोड़ा होता है तो कई बार 11 बजे अपलोड कर देते हैं। और पीडीएफ अवेलेबल कराओगे ना? पीडीएफ नहीं होता, वो ऑनलाइन आपका पीडीएफ अपलोडेड रहेगा, उसको डाउनलोड करके शेयर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपकी प्रिंट करने की भी नहीं रहेगी क्या? हाँ, प्रिंट करने की भी नहीं रहेगी? प्रिंट करने का नहीं रहेगा, आप अपने हाथ से नोट्स अपना बनाएंगे, आप लोग नोट्स अपना बनाएंगे, आपके मोबाइल पर पूरा एक्सेस रहेगा, आप अपने अकाउंट से रहेगा, आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ऐसा रहता है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ये नोट्स ऐसा होता है ना कि ये जैसे कोचिंग में अपना चल रहा है कि भाई ठीक है कोई टीचर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप अपना नोट्स उसी को ध्यान में रखते हुए खुद से बनाएंगे। ठीक है, नोट्स अपना बनाना बेटर रहता है, अच्छी राइटिंग में अपना अच्छे से चीजों को सुन करके आप अपना बनाते हैं। तो पीडीएफ शेयर करने का मतलब है कि बच्चे पीडीएफ से प्रिंट आउट कर लेते हैं, उसके बाद में कभी ना नोट्स पर ध्यान देते हैं ना अपना कुछ पढ़ने का, वो बस उसी प्रिंट आउट को लेकर के उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ज्यादा क्लास में नोट करने का टाइम मिलेगा ना, थोड़ा हम लोग नोट करते रहे साथ साथ में। नोट करने का बस यही है कि टीचर से आपको बोलना पड़ेगा कि बैक स्लाइड में हमको बता दें, पूरा नोट नहीं हो पाया, स्पीड में अगर लिख रहे हैं तो नोट भी हो जाएगा। जी सर, ओके, थैंक यू। पूरा नोट हो जाता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स ले लेते हैं जो नोट नहीं पाया तो स्क्रीनशॉट लिया आगे चल गया। जी सर जो आप असाइन कर रहे हैं इसका पीडीएफ मिलेगा ना सर? पीडीएफ आपको वैसे नहीं मिलेगा कि प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप इसको पीडीएफ देख सकते हैं इसको नोट करने के लिए, बाद में क्लास के बाद अपना नोट करने के लिए। हेलो जी बोले बताएं। हाँ तो लास्ट में एक काम करेगा, आप स्लाइड को एक बार दिखा दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। तो एक ही बात हुआ, स्क्रीनशॉट अपना बीच में देखिए, इसको मैं अलग से वैसे दिखाने के हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरा कोई एक स्लाइड छूट गया तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट अपना ले लेंगे विदाउट मुझे बताए। ठीक है, मुझे बताए कि मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अपना नोट करेंगे, जहां पर आपको छूट जाता है वहां के लिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अदरवाइज पॉलिसी ये है कि हम लोग वीडियोस डाउनलोड करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि फिर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता, उसको लगे नहीं तो मेरे पास लास्ट ईयर वाला अवेलेबल है उसी से मैं काम चला लूंगा। पीडीएफ फाइल भी हम लोग शेयर नहीं करते कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिर अपना पढ़ें, और बहुत सारे कंपटीशन का टाइम है। तो स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट ये होता है कि वो अपना लेक्चर बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ देखें और उसी से अपना नोट्स अपना प्रिपेयर अच्छे से कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से भी, अपने कॉपी में अपना लिखें पूरा नोट्स। ये इस तरह की पॉलिसी हम लोगों ने बनाया है। आप सर तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम जब कोचिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हैं आप, आपका जब तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा आप हमेशा देख सकते हैं। ये अमेजन प्राइम की मेंबरशिप है हम लोगों की, उस पर ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा लेक्चर। ठीक है, लेकिन आपका एक्टिव रहना चाहिए वो जो लिंक है जो आपका। ये वीडियो में अमेजन प्राइम में देखेंगे? हाँ जी बोले सर, ये वाला वीडियो में अमेजन प्राइम में देखेंगे? वो अमेजन प्राइम के साथ ही रिलेटेड है हम लोगों का जो स्पेस है जहाँ पर ये जाता है पूरा वेब। ठीक है, अमेजन प्राइम मतलब उस तरह का नहीं है, ये हमारे कॉलेज हमारे कोचिंग की तरफ से जो आईडी पासवर्ड मिलता है उसके थ्रू ये लगा हुआ है। ठीक है, उसी पर हम लोगों का रहता है। ठीक है, स्पेस जो है, स्पेस की बात मैं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन सर्वर है हमारा उसके साथ अटैच्ड है। मतलब क्लाउड बोल रहे हैं ना, क्लाउड बेस्ड वहीं पे आपका? जी हाँ वही अमेजन क्लाउड का ही रिलेटेड। चलिए ठीक है, सो स्टूडेंट्स हाँ जी बोलें। सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर कितने भी दिन बाद देख सकते हैं ना, ये तो नहीं है कि आज जैसे अपलोड किया तो वो कल तक ही देख सकते हैं? नहीं, आपको पूरा जब तक आपका क्लास चलता है, आप एग्जाम होता है के बीच में कभी भी देख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। सर लेकिन बोले के बीच में 2 बार ही देख सकते हो, उससे बाद ज्यादा नहीं देख सकते? 2 बार का अभी लिमिट रखा गया है, 2 बार का लिमिट रखा गया है। उसमें भी वो लोग अमेजन का क्या है सीन उसमें कि वो कहीं 6 महीने 8 महीने बाद कहीं वो पुरानी फाइल्स को हटा दे, रिमूव कर दे, तो इसलिए अभी 2 बार का रखा गया है कि 2 बार एक्सेस करने का। हो सकता है कोई 3 बार भी एक्सेस कर लिया हो, तो उसके लिए मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना है, लेकिन हाँ ये है कि 2 बार में तो आपका सफिशिएंट बन ही जाता है। कितनी बार वीडियोस देखेगा कोई?
सर हेलो सर, सर जैसे एक बार 10 मिनट देख लिया, उसके बाद मान लो किसी काम की वजह से नहीं देख पाए, नेक्स्ट बार एक्सेस किया तो बस खत्म हो जाएगा दूसरी बार। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अगर बोला गया है तो शायद हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि वो 10 मिनट के बाद उसी पॉइंट से चलेगा, क्योंकि जैसे YouTube में कई बार आप वीडियो छोड़ देते हैं बीच में, तो उस पॉइंट से ही आपका दोबारा वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। होता है ना सर? हाँ सर। तो आपने वीडियो देखा, 3 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, आपने 15 मिनट देखा, तो अगली बार जब उसको एक्सेस करेंगे तो वो 15 मिनट के आगे चलाना शुरू कर देता है। तो वैसे इसमें भी होगा, आपका वो वन टाइम ही काउंट होगा। ओके सर, चलिए ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसको जो डाउट रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा, लेकिन ड्यूरिंग क्लास आप लोग थोड़ा म्यूट रखेंगे अपने आप को। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो जो उस समय के साइंटिस्ट हैं उसमें सबसे पहली बार जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करने का ट्राई किया 1896 में। उसी रिसेंटली उसी टाइम पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर भी किया था, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशंस भी किया था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द यस वैसा ही चलेगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, negatively charged electrons, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन है अपीयर करता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, तो लोगों को जब एटम्स का आइडिया हुआ कि एटम्स के अंदर से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में भी मिलता था, और जो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट था उसमें भी उन लोगों को ऑब्जर्व हुआ। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इट वाज रियलाइज्ड दैट, तो उस समय लोगों को एटॉमिक मॉडल की रिक्वायरमेंट लगने लगी कि कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ हाइपोथेसिस दिया जाए। सो इट वाज रियलाइज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स वेयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, वेयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोगों को रियलाइज हुआ। एंड देन सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब एटम्स तो न्यूट्रल है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो आगे पॉजिटिव चार्ज भी कहीं पर अवेलेबल होगा। सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया उसमें पॉजिटिव चार्जेस को भी वो इंक्लूड करके एक्सप्लेन किया कि टोटल एटम न्यूट्रल होगा और उसमें सेम पॉजिटिव चार्ज के इक्वल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अवेलेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा वहां मैटर ही रहेगा, पूरा मैटर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। सो थॉमसन proposed that the atom might be regarded as a sphere of atomic, जो शेप है वो स्फीयर है, तो एटम्स को कंसीडर किया, एटम्स might be regarded as a sphere of positive charge, in which negatively charged electrons were embedded in which negatively charged electrons were embedded. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर ये एम्बेडेड है। तो ये फर्स्ट मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया। दिस वाज जस्ट लाइक ए प्लम पुडिंग, were embedded in it. So the magnitude of positive charge is equal to total charge of electrons. So magnitude of positive charge in sphere was equal to the total charge of electrons, total charge carried by electrons. So electrons के थ्रू जो टोटल चार्ज कैरी किया जाएगा वही टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। So this model of atom was also known as plum pudding model. Is also known as this model of atom is also known as plum pudding model. तो इतना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स भी थे जिनको कि रिजॉल्व करने में दूसरा मॉडल आ गया, जिसको कि फिर उस समय पर रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए, जिसके बेसिस पर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई, एंड देन बाद में बोर एटॉमिक मॉडल आया। तो दिस मॉडल ऑफ atom is also known as plum pudding model. तो ये प्लम पुडिंग से सिमिलर एनालॉगस था। जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसीडर किया तो प्लम पुडिंग बनता है थोड़ा कुछ, अगर आपको जैसे आपने कोई केक वगैरह देखा होगा तो केक जैसा ही प्लम पुडिंग बनता है।
प्लम पुडिंग केक के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे, जैसे आप सीड्स वगैरह देखा होगा आपने वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन में रेड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, और जो ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं वाटरमेलन के अंदर उसके जैसा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया गया। तो सिमिलरिटीज मिलाई गई कि जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है वो रेड कलर का वाटरमेलन है जो उसका अंदर खाने वाला पार्ट होता है, और जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं दे आर लुकिंग लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए सिमिलरिटीज देके इसको वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हो। इंडिया में फेमस है वाटरमेलन, और ऐसा बाहर की कंट्रीज में जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर एक प्लम पुडिंग बनाते हैं वो लोग 25 दिसंबर के अप्रॉक्स है, जो टाइम होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे का, जो 25 दिसंबर है उसके अप्रॉक्स वो लोग न्यू ईयर के आसपास प्लम पुडिंग कुछ इंसर्ट करते हैं केक वगैरह बनाने में। तो वो भी सिमिलर था वैसे ही जैसा कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो उस समय पर जे थॉमसन को ऐसा लगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड टोटल चार्ज इज न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज ऑफ एटम इज न्यूट्रल, पूरा एटॉमिक चार्ज न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये नहीं पता था ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर किस तरह से हमारे एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। पूरा उन्होंने पूरा बता दिया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पूरे स्फीयर के अंदर अवेलेबल है, पूरे एटम के अंदर अवेलेबल है, जो कि बाद में प्रॉब्लम इसकी रिजॉल्व हुई। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेजर किया, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड थिन फॉइल, तब उसमें रिजॉल्व हुआ कि नहीं, पॉजिटिवली चार्ज मैटर ओनली सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम पर एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम पर ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, अदर स्पेस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें फेलियर यही था कि ये जो मॉडल था पूरी तरह से पूरे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हर पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते भी हैं कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल तभी रिटर्न होता था, तभी 180 डिग्री से रिटर्न आता था जब वो सेंटर से पास करने का ट्राई करता है। सेंटर से ट्राई करता है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो तुरंत वापस रिटर्न आ जाता है, बट अगर सेंटर के अलावा और किसी से पार्ट होता तो डेविएशन लेस था, डेविएशन उतना लार्ज नहीं था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक इमेज के थ्रू बनाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मैटर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है, तो यहां पर पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज बना दिया। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो प्लस 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 हर जगह पर अवेलेबल है। स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज यहां पर इस तरह से अवेलेबल है, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर आपको इस तरह से मिल रहा है कि टोटल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, एटॉमिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो वहां पर नेगेटिवली चार्ज इस तरह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे बैलेंस टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। स्फीयर माना गया, स्फीयर मींस द एटम इटसेल्फ। पूरे एटम को इस तरह से कंसीडर किया, तो कुछ और साइज इसका बढ़ा दिया है तो बना देता हूं पॉइंट्स। तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज जो कि एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। तो दिस इज थॉमसन्स एटम। थॉमसन्स एटम स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट इसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स सेंट्रल पार्ट से पास होने पर ही यू टर्न वापस 180 डिग्री से डेविएट होकर आ जाता है। तो कोई भी पार्टिकल अगर जा रहा है फर्दर फ्रंट साइड में, तो अगर वो यू टर्न करके आ रहा है दैट मींस कि ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, इस तरह से रिटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 180 डिग्री आगे की तरफ एंगल है, पीछे की तरफ हो गया, दैट मींस कि 180 डिग्री से डेविएट हो गया, डेविएशन ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे अगर डेविएट हो रहा है दैट मींस कि वो कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल मतलब +2 ई चार्ज, और यहां पर कोई न्यूक्लियस होगा जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो गोल्ड का न्यूक्लियस आप जानते हैं +79 ई चार्ज रखेगा। सो गोल्ड फॉइल का जो सेंट्रल पार्ट है, गोल्ड एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट है दैट है चार्ज +79 ई, और ये अल्फा पार्टिकल पर +2 ई चार्ज है। सो डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डेविएट सॉरी अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो जाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स रिपेल्ड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ गोल्ड एटम्स, गोल्ड एटम्स के सेंट्रल पार्ट से ये रिपेल हो जाएंगे, और इसलिए पता चलेगा कि वहां एक पॉजिटिवली चार्ज मैटर अवेलेबल है एट द सेंटर ऑफ गोल्ड एटम्स, और फिर उसी से रिलेट होता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड बोलता है कि वो जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे एंड दैट हैज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। तो एटम्स का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसी सेंट्रल पार्ट के अंदर अवेलेबल है, उस सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड दिस न्यूक्लियस हैज लगभग उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 95 मोर देन 98% मास उसी सेंट्रल पार्ट में लाई करता है। दैट मींस कि जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दिस हैज अप्रोक्सीमेटली 98-99% मास ऑफ होल एटम। पूरे एटम्स का ये 99-98%, 95 से ज्यादा बोल सकते हैं आप कि मोर देन 95% 98% मास इस सेंट्रल पार्ट के पास होगा। ये सेंट्रल पार्ट को बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं रदरफोर्ड मॉडल को भी डिस्क्राइब कर देता हूं। एनीवे इसको दूसरे टीचर्स भी डील करेंगे जो न्यूक्लियर पढ़ाएंगे। ओके, तो दिस इज माय सेंट्रल पार्ट एंड सपोज दिस इज एटम। ये एटम है, न्यूक्लियस यहां पर है, अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा उतना ज्यादा जितना वो न्यूक्लियर के पास रहेगा। तो ये न्यूक्लियस से अगर दूर रहेगा तो उसमें डेविएशन कम होगा,
डेविएशन उतना ही कम रहेगा जितना वो न्यूक्लियस के दूर रहेगा। न्यूक्लियस के पास आने का मतलब है डेविएशन उसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा डेविएट होगा। ओके, so deviation is more if alpha particles pass through center। कुछ में तो डेविएशन होगा भी नहीं, ऐसे वाले जो बहुत दूर से जाएंगे उनमें डेविएशन नहीं होगा। सो इस तरह से कुछ मैंने 4-5 पार्टिकल्स का मोशन बता दिया। सो अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर ऑल अल्फा पार्टिकल्स, दे आर इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल हैविंग गोल्ड एटम्स। सो दीज आर अल्फा 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 अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल्स का ये स्कैटरिंग हो रहा है। दे आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। तो एटम्स का सेंट्रल पार्ट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लस ZE। ये बाद में पता चला कि प्लस ZE चार्ज रखेगा यहाँ सेंटर ऑफ द एटम। दिस इज गोल्ड एटम। हाँ, उसे बोर एटॉमिक मॉडल से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिस्कस इसलिए करना होता है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ एटॉमिक मॉडल्स, और उसमें जो डिस्कवरी स्टार्टिंग में हुई है थोड़ा सा उसके लिए इंट्रोडक्शन जरूर देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल के रीडिंग दिस मॉडल फ्रॉम 9th क्लास रिपीटेडली। ओके, कोई बात नहीं, पहला क्लास है, मुझे भी। हाँ जी बोलिए। अल्फा पार्टिकल को ही क्यों सर इस पे रखा है ऐसा? पॉजिटिवली चार्ज किसी को कोई भी लीजिए, पॉजिटिव चार्ज लेना है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपको लेना है। उस समय एक्चुअली रदरफोर्ड की थ्योरी और जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ये सब उस समय पर जब स्टार्ट हुआ था ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट 1911 के अप्रॉक्स, उस समय पर आपको याद है कि नया नया रेडियोएक्टिविटी आया था। रेडियोएक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल सबसे फेमस एक कह सकते हो कि आप उस समय पर सबके लिए पॉइंट आउट करने वाली बात थी कि व्हाट इज अल्फा। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, ये लोगों को उस समय बहुत अच्छा नहीं पता था। लेकिन जब रदरफोर्ड ने बताया कि भाई अल्फा पार्टिकल ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है, ये उन्होंने बाद में बताया। जब न्यूक्लियर की डिस्कवरी की तब उनको पता चला कि यस, अल्फा पार्टिकल हैज 2 times पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये 2e चार्ज वाला पार्टिकल ही आप सेंड कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करते समय जो जाइजर और मार्सडन है, जाइजर एंड मार्सडन, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, बहुत सारे लाइटर न्यूक्लियस लिए और लाइटर एटम्स लिए। उनमें सबसे बेस्ट इनको मिला अल्फा, क्योंकि अल्फा इज जस्ट ए न्यूक्लियस नॉट एटम। अल्फा न्यूक्लियस है, एटम्स नहीं है। और आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल ज्यादा प्रोमिनेंटली एमिट होता है। ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन इसीलिए यहां पर लिया गया बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस एंड दैट टाइम, उस समय पर कोई भी ऐसा एटम अवेलेबल नहीं था कि जिसके अंदर चार्ज रहे। आपको पता है एटम्स आर न्यूट्रल, तो एटम्स आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आप सोचिए कि उस समय पर इतने जितने पार्टिकल्स आज हम पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, क्या सब अवेलेबल थे? नो, सबके सब अवेलेबल नहीं थे। पाई मेसन पॉजिटिव चार्ज रखता है, म्यू प्लस आपको पता है, कुछ पाई प्लस पढ़ते हैं हम लोग, पाई प्लस प्रोटॉन, तो सिंगल प्रोटॉन भी नहीं मिल रहा था लोगों को, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड इज रिस्पांसिबल है, अल्फा के नाम को एक्सप्लेन करने वाले भी रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड तो उस समय पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज ले ले, बिकॉज प्रोटॉन तो किसी ने जाना ही नहीं था, वो भी रदरफोर्ड के थ्रू ही दुनिया को पता चला, पूरे वर्ल्ड को पता चला। तो अल्फा पार्टिकल जो निकला था, यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन जो हो गया था जेम्स थॉम्सन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स को भी इंसिडेंट कराया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अल्फा के साथ हुआ वो इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, इस गोल्ड एटम की तरफ वो सेंट्रल पार्ट की तरफ वो अट्रैक्टेड था, तो उसे कोई डिस्कवरी, कोई नया इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं लोगों को। तो बाद में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बताया कि अल्फा पार्टिकल इज जस्ट ए न्यूक्लियस नॉट ए एटम, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यस, पॉजिटिव चार्ज हुई, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है। अच्छा, लिखने का भी है सर ऐसे रैंडमली नहीं, अभी ये सब तो जस्ट डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स का। मैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूं अभी, और इसको हम लोग अभी लिखने का काम है। लिखने वाला काम आप चिंता न करें, लिखने वाला तो उतना लिखवा दूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे लिखते लिखते। डोंट वरी ललित। हाँ जी बोले, क्या बोल रहे हैं? पर मैं ऐसे पूछ रहा था, एटम और न्यूक्लियस को स्फेरिकली क्यों माना गया? जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि स्फेरिकल के लिए। जी हाँ, एटम्स स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकली डेविएट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्फेरिकल ही मिलेगा। लोगों ने इसलिए किया बिकॉज कि आप अगर कोई भी पार्टिकल डिस्कस करते हैं तो स्फेरिकल से बताना ज्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज कुछ स्फेरॉइडल, कुछ इलिप्सॉइडल से भी इसमें ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए उसको स्फेरिकल कंसीडर करना बेस्ट था, क्योंकि पूरी तरह से चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के सेल्स की बात करें, सब सेल्स की बात करें, या प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जैसे हम लोग बात करते हैं, जब वो एमिट होता है तो उसके चारों तरफ से इक्वली प्रोबेबल चांस बनेगा। तो जब हम लोग स्फेरिकल शेप लेते हैं तब वो सिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक आप समझ रहे हैं? सिमेट्री अगर किसी भी पार्टिकल के पास रहेगी, या न्यूक्लियस के पास रहेगी, या एटम्स के पास रहेगी, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट से लेकर इधर, इस पॉइंट से इधर, इधर वो इक्वल रहेगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल ही कंसीडर किया गया अकॉर्डिंग टू सम रिजल्ट्स। वो एनरिको फर्मी का एक्सपेरिमेंट था। ये जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोटॉन इनको देखा थोड़ी ना गया है, जैसे दे आर ऑल डिफ्रेक्शन या स्कैटरिंग टेक्निक। एक्सपेरिमेंट ही होता है सब। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट लिया गया है ना। यस सभी ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज के थ्रू ये ऑब्जर्व किया जाता है। अदरवाइज वी कैन नॉट सी देम। अनामिका, आप पहला क्लास है प्लीज।
सर थ्योरी तो मोस्टली सब पढ़कर आए हैं, थ्योरी में बता दीजिए मैं हमारा क्वेश्चन किस टाइप से और सॉल्व करें। यार पहले ही दिन सारा सॉल्व करोगे आप, अरे यार परेशान हो जाओगे आप लोग। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो हम लोगों को भी ये है कि धीरे धीरे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, डोंट वरी। सो नाउ मैं रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा सा डिस्कस करके और आगे बढ़ता हूँ बोर एटॉमिक मॉडल पर। तो क्या कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा आप लोग, प्लीज आप ये तो साउंड ठीक से बोलिए या टाइप कर दीजिए, साउंड नहीं आ रहा क्लियर अभी जो बोल रहे थे बीच में। सो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में जो मैंने अभी पीछे इमेज बनाया उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स obtained from the scattering experiments। थोड़ा थोड़ा जिस्ट सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं हम लोग, इन मॉडल्स के सेंट्रल आइडियाज को हम लोग मेंशन कर रहे हैं अभी। एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड suggested an atomic model according to which the entire positive charge in the atom is concentrated to a very small region that is called nucleus। तो पूरा का पूरा entire mass and entire positive charge that is concentrated to a small region called nucleus। तो न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल रीजन है, उसी में एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल रीजन का नाम दिया न्यूक्लियस। सो द एंटायर मास ऑफ द एटम, जो एटम्स का पूरा मास है ऑफ द एटम इज आल्सो ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के कारण पूरा का पूरा मास भी होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन्स आर हैवियर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेग्लिजिबल मास। तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास है, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसका मास इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दे आर हैवी पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। सो न्यूक्लियस विल हैव ऑलमोस्ट 100% मास, और 98-99% के अप्रॉक्स ये मास रख सकता है जो हमारा न्यूक्लियस है। सो एंटायर मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के कारण होता है। सो इसके बाद इन्होंने कुछ अट्रैक्शन प्रिंसिपल, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह को भी एक्सप्लोर किया। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। इसी मॉडल को नाम दिया था, दिस मॉडल इज नोन एज, जैसे केपलर लॉज आप पढ़ते हैं, सन के अबाउट प्लैनेट रिवॉल्व करता है, यहाँ पर इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्विंग माना था। दिस मॉडल इज नोन एज द प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल। और इसमें आपको ये भी जानकर अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रदरफोर्ड और बोर, नील बोर और रदरफोर्ड, इनका काम लगभग एक जैसा है। दोनों ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिस्कवरी कर रहे हैं और दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने दिया, और उसी न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ऐड करके नील बोर ने अपना मॉडल दे दिया। दोनों का रिसर्च लैब अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। एक दो बार ये लोग मिले भी हैं, बहुत ज्यादा बार नहीं मिलना हुआ है लोगों का, लेकिन दोनों का रिसर्च फील्ड एक ही टाइप के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना है। रदरफोर्ड अपना थ्योरी दे ही रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल पूरा सर्कुलर ऑर्बिट्स वगैरह ये सब इन्होंने पोस्टुलेट किया कि सोलर सिस्टम में जैसे है वैसे यहाँ भी है। टू एक्सप्लेन, तो अब ये प्लैनेटरी मॉडल है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी of the atom against the falling of electrons into the nucleus under the electrostatic force of attraction, he postulated that like solar system electrons revolve around the nucleus in circular orbits. Like solar system, electrons revolve around the nucleus in circular orbits, and the centripetal force required for the
required for the circular motion is obtained from Coulomb's force. Coulomb's force. सर हाँ जी, सर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो रदरफोर्ड ने इमेजिन किया था ना सर, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने इमेजिन इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने प्लैनेटरी मॉडल जैसा एज्यूम्पशन दिया। केपलर के लॉज उस समय आए हुए थे, तो केपलर लॉज की तरह उन्होंने भी एज्यूम किया कि सर्कुलर ऑर्बिट अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। एंड जब सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो उसके पास एनर्जी फिक्स होगी, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। ये बोर एटॉमिक मॉडल में पोस्टुलेट दिया गया। एजम्पशन बोर ने दिया कि एटम्स जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे दैट मींस नहीं गिर सकते। न्यूक्लियस सर मेरा एक डाउट है सर, ये एज्यूम्पशन और पॉसिबिलिटी सेम ही होता है क्या? ये प्रूफ एक्चुअली कुछ थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशंस की हैं उन्होंने अपने मॉडल्स के बेसिस पर, दैट वेर एग्जैक्टली करेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटली जो अवेलेबल रिजल्ट था उसके साथ एग्जैक्टली मैचिंग आ रही थी। हाइड्रोजन एटम के लिए जब बोर एटॉमिक मॉडल दिया गया तो उसमें भी रिजल्ट्स एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। एक्चुअली उस समय ये माना जाता था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है दैट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रॉन अगर उसका वोल्टेज जैसे बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इस मोशन में भले ही मोमेंटम चेंज हो रहा हो, बट देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी, नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, सिंगल ऑर्बिट में। सर्कुलर मोशन इसलिए लिया गया क्योंकि इस वाले मोशन से उन्होंने इसका फिक्स रेडियस, इस ऑर्बिट का फिक्स रेडियस पता लगा लिया। कांस्टेंट रेडियस के ऑर्बिट में, ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, दैट मींस कि इसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। उसके बीच में जो फोर्स होगा r डिस्टेंस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है दैट मींस कि वो फोर्स फिक्स होगा। अभी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अंदर की तरफ आ जाए, न्यूक्लियस ने उसको खींच लिया, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हो गया। वैसा अगर को जब थॉमसन मॉडल को यूज कर रहे थे उसमें लोगों को पहले समझना आया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटिंग है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटिंग देन दे फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर डिफरेंट मैं अगर मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते में क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो मींस वो अपना एक अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर अपनी रेडियस कम होते होते सडनली गिर जाएगा। लेकिन गलत पोस्टुलेट था, गलत डिस्क्रिप्शन था जो कि थॉमसन मॉडल के बेसिस पर स्टार्टिंग में लोगों को फील हुआ। फिर बाद में ये प्लैनेटरी मोशन का लिया तो ये हुआ कि नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में देयर इज एक्सेलरेशन बट देयर इज नो रेडिएशन, देयर इज नो एमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एमिशन डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है सर, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का कांसेप्ट को तो तोड़ दिया ना सर? हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा है उसमें, कुछ उसमें ब्रेक थ्रू आया था, लोगों को मिला और उसके बेसिस पर रिजल्ट्स क्लियरली करेक्ट होने लगे। और उसी समय पर एक आपको बताइए आइंस्टीन ने एमिशन स्पेक्ट्रा की बात की थी 16-17 के आसपास। आइंस्टीन बहुत सारा काम स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन पर कर रहे हैं। आइंस्टीन के मॉडल को एग्जांपल में लेकर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करता है तो उसमें अब्जॉर्ब होगी और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट चला जाएगा, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ चीजें जो कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है बोर एटॉमिक मॉडल पर। ठीक है, ओके जी। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा डिस्कशन करते हुए अगले टॉपिक जो कि हमें डिस्कस करना है बोर एटॉमिक मॉडल, जिसके थ्रू बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पहले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ये न्यूक्लियर में बहुत सारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन वगैरह कैलकुलेशन कराएंगे टीचर्स। सो नाउ आवर थर्ड मॉडल इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू पोस्टुलेट्स। ये भी कुछ पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। पोस्टुलेट्स जो कि बोर एटॉमिक मॉडल में दिए गए हैं, उन पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पोस्टुलेट है, बोर ने मॉडल प्रेजेंट करते समय कुछ क्वांटम मैकेनिकल नहीं लिया है। ये है अज्यूम्ड जस्ट फ्यू इंटीजर्स फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। उनको पता भी नहीं था कि आगे एक फिजिक्स डेवलप होने वाली, इसका नाम भी क्वांटम फिजिक्स रखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। सर उस टाइम तक मैथ्स क्लास में नहीं दिया था क्या क्वांटम ब्लैक बॉडी की थ्योरी आ चुकी है। बोर को सब कुछ पता था, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं जो क्वांटम वर्ड यूज करने वाला हूं, वर्ड जो माइक्स प्लैंक ने क्वांटा वर्ड दिया है, वो क्वांटा पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज कर देगा, सारी थ्योरी साबित कर देगा क्वांटा एक वर्ड आकर के। और जब क्वांटा कौन दिया था, बोर और मैक्स प्लैंक? वो नहीं, सॉरी प्लैंक ने दिया है, प्लैंक ने क्वांटा वर्ड दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि वो प्लैंक का जो क्वांटा वर्ड आया है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रिस्पांसिबल है। और क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में स्टार्ट होता है 1925 के बाद, जब 1926 में आकर के श्रोडिंगर इक्वेशन देता है। तो एक्चुअल हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स मानते हैं 1926 के बाद या 2025 के बाद। 1925 में स्पिन की थ्योरी आई है। स्पिन आप जानते हैं, एलन बैग, गाउड स्मिथ, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके पीछे स्पिन लेना करेक्ट माना गया। स्पिन का कहीं पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ डिस्कशन नहीं आता है। स्पिन जब क्वांटम आता है तो भी स्पिन हम लोग स्पिन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह की हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का तो कोर्स है नहीं है, इसलिए थोड़ा क्वांटम से बचते बचाते हम लोग निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं को एक्सप्लेन करने में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट्स क्वांटम मैकेनिकल होंगे, बट हम लोग डिस्कस इस तरह से करेंगे कि बहुत क्लासिकल के बीच में ना, सॉरी क्वांटम के बीच में टॉपिक्स ना ले जाना पड़े, क्वांटम अप्रोच पूरी तरह से अप्लाई ना करना पड़े, क्योंकि वो टॉपिक अभी आपका स्टार्ट होगा, कितना फिनिश होगा, आपका इससे कितने दिन तक चलेगा, वो सब कुछ पता नहीं है। ओके, लोग डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल
एंड दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू पोस्टुलेट्स। तो इसमें सबसे पहले पोस्टुलेट्स पर हम लोग बात करते हैं। पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स आर एजम्पशन। तो बोर ने अपना मॉडल जब प्रेजेंट किया तो सबसे पहले उसने बोला कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। प्लैनेटरी मॉडल को इन्होंने भी कंसीडर किया। जो रदरफोर्ड ने रिजल्ट दिया था न्यूक्लियस का, उसको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, अपनी थ्योरी बनाते समय उस बात को कंसीडर कर लिया। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट सर्कुलर है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट या इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, डज नॉट रेडिएट और emit, does not radiate, emit or emit its energy in the circular orbit, in the circular orbit. Okay, थर्ड पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करता और इसलिए that's why we call these orbits, इसमें लिख सकते हैं that is why we call these orbits as stationary orbit। ये पॉइंट इसी में ऐड कर देता हूँ, stationary orbit वर्ड। तो that is why we call these orbits as stationary orbits, as stationary orbits, these orbits as stationary orbits। so इन orbits को हम लोग stationary orbits क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें energy radiation नहीं होता। that is why we call these orbits as stationary orbits। स्मॉल टी कर देता हूँ इसको। that is why we call these orbits as, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, अब उस समय तक स्पिन की डिस्कवरी ही नहीं हुई है। बोर एटॉमिक मॉडल आ रहा है। बोर एटॉमिक मॉडल नोबेल प्राइज मिला था बोर को 1922 में। तो नोबेल प्राइज विनर है ये, नोबेल प्राइज 1922। ओके, इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया और डिस्कवरी जो की है वो है 1914 के अप्रॉक्स। तो ये थ्योरी में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1913। पहला पेपर जब इनको आया था इनका काम का तो वो 1913 है। बाद में इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ जब सोमरफेल्ड ने कुछ ड्रॉबैक्स रिजॉल्व करने का ट्राई किया। तो 1913 का मॉडल है, इन्होंने पब्लिकेशन के लिए अपना पेपर पहली बार भेजा था। सो द एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअली दिस एंगुलर मोमेंटम इज ऑर्बिटल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंसीडर्ड एट दैट टाइम। उस समय तक स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं कंसीडर किया जाता था। एंगुलर मोमेंटम मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम लोग 9th 10th क्लास तक एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम मींस ऑर्बिटल मोशन मानते थे। स्पिन हम लोगों को भी नहीं पता था 9th 10th क्लास में। सो ऐसे ही बोर एटॉमिक मॉडल में भी एंगुलर मोमेंटम जो कंसीडर किया जाता है दैट इज ओनली ऑर्बिटल, नॉट स्पिन। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, या इज गिवन बाय, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, इज गिवन बाय L = mvr = nh/2 पाई। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, सो जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस ऑर्बिट का एक नाम होगा, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय L mod of L is equal to r cross p. Now r is radial vector, p is momentum, so this is mvr sin 90 degree and this is mvr is equal to nh/2 pi. Okay, सर उस टाइम बोर ने कैसे h/2 पाई फैक्टर लाया होगा सर? वो तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसका अप्रोक्सीमेशन किया कि जो mvr का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू h/2 पाई। एक्चुअली उसी समय के टाइम पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। हाइजेनबर्ग जब लाते हैं तो बोलते हैं कि x और px इनमें जो अनसर्टेनिटीज का वैल्यू है दैट इज हाफ द ऑर्डर ऑफ h कट। अच्छा, हां सर, ये पढ़ा है आपने? x हां पढ़ा। जैसा हो सकता है, x रेडियस जैसा हो सकता है, p क्या है? मोमेंटम है, mv, तो ये भी तो mvr = h कट है। हां, किसी न किसी तरह से ये रिलेटेड है r और mv। तो एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं q और p का। हाँ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड मोमेंटा, कैनोनिकल आपने क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस किया होगा q और p। तो वही और p यहाँ पर x के रूप में पेयर हो रहा है, p जो है डेल्टा px, यही यहाँ पर q r के थ्रू, p जो है mv के थ्रू। और ऐसा नहीं समय पर लैम्डा = h/p एक थ्योरी आई है, de Broglie's hypothesis। de Broglie भी क्या करता है, लैम्डा = h/p, तो लैम्डा और p दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसका वैल्यू h के अप्रॉक्स आ रहा है। h क्या है? h इज कांस्टेंट। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी प्लांक कांस्टेंट लेकर आ रहा है।
रदरफोर्ड की थ्योरी, सॉरी बोर एटॉमिक मॉडल है, उसमें भी प्लैंक कांस्टेंट अपीयर हो रहा है। साथ साथ डे ब्रॉगली का थ्योरी है, उसमें भी प्लैंक कांस्टेंट के ही ऑर्डर में। लैम्डा क्या? लैम्डा इज डिस्टेंस, वेवलेंथ क्या है? मोमेंटम है। तो लैम्डा और पी का मल्टीप्लिकेशन h के बराबर होगा। ये बात तीन साइंटिस्ट एक साथ एक समय पर कह रहे हैं और तीनों ही हाइपोथेसिस थ्रू दे रहे हैं। देयर इज नो थ्योरेटिकल डेरिवेशन अवेलेबल, किसी का भी थ्योरेटिकली कोई डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है। दे आर ऑल जस्ट असम्पशंस और उन असम्पशंस के बेसिस पर कुछ चीजें उनको प्रूफ हो गई। जैसे आप जानते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत सारी चीजों को क्लियर करता है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल ऑसिलेटर होता था, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा नो, दैट इज हाफ h nu। तो हाफ h nu एनर्जी होगी 0 पॉइंट एनर्जी। ये बात भी पहली बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आई। हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को करेक्ट मानने लगे क्योंकि कुछ चीजें उसने करेक्टली एक्सप्लेन कर दी। लेकिन यहाँ से आया डेल्टा h डेल्टा px इक्वल टू h कट कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के बेस केस में ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों आया, इसके पीछे बहुत सारा डिस्कशन कोई नहीं दे पाया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल आए, कैसे h आया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया हमने। और एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो आता है l l+1 h कट। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस, तो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की वैल्यू 1 2 3 होती है। आपको पता है वो पहले ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट। तो इसका मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम तो कभी 0 होगा ही नहीं। लेकिन जब क्लास क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं तो कहते हैं एल की वैल्यू 0 हो सकती है एस सबसेल के लिए, दैट विल बी 0। तो ऐसा नहीं है कि कहीं गलती नहीं की है बोर्ड ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं, बट हम लोग उन्होंने जो थ्योरी दी है, क्या पोस्टुलेट दिए हैं, उनके बेसिस पर उस समय का एक पूरा ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। बाद में उन चीजों को भले ही गलत साबित कर दें, लेकिन पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा इन द सेम फॉर्म एज डिस्कस बाय बोर्ड ने जैसा डिस्कशन किया है पूरा का पूरा एज इट इज हमें क्लियर करना पड़ता है। क्वेश्चन में भी लिखता है अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, तो हम लोग इस तरह से बीच बीच में चीजें डिस्कस करते रहेंगे थ्योरीज। सो एच और उसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करना ये पहली बार किसी साइंटिस्ट ने किया है, तो वो है बोर। तो वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थोड़ा क्या क्या कह रहे हैं, मोमेंटम को थोड़ा फिजिकल मीनिंग बता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जस्ट मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आप जानते हो इसको, मोमेंट ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा होगा। मोमेंट मींस टॉर्क, टॉर्क जैसे हम लोग निकालने का r क्रॉस p, तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है r क्रॉस p। ये सब तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको ऑपरेटर फॉर्म में बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल में डिस्कस किए जाएंगे टॉपिक्स। ऑपरेटर कंप्यूटेशन रिलेशंस वगैरह उसमें पर टीचर्स डिस्कस करेंगे। l इक्वल टू r क्रॉस p, l इज जस्ट mvr। सो हियर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n can assume values 1 2 3 4 so on, 1 for first orbit and 1 for first orbit, 2 for second orbit, 3 for third orbit। तो जो ऑर्बिट रहेगी उसका वैल्यू n की वैल्यू उसी से डिजिग्नेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिट, ये मुझे मेरी साउंड की आ रही भाई, क्या लगा रखा है अमित शाह एंड ये दो लोग अपना म्यूट नहीं कर रहे हैं। क्लास के बाद ही क्लियर करेंगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर, आफ्टर क्लास यू कैन आस्क क्वेश्चंस। यही प्रॉब्लम होती है जब आप अनम्यूट करने का चॉइस दे देते हो स्टूडेंट्स को। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम लोग ये सब नहीं करेंगे ज्यादा। क्लास ये क्या है भाई, बीच बीच में साउंड अपना बजा देते हो। कुछ क्लास, कुछ कलेक्टिव, कुछ डिस्कशन करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, तो ये चीजें थोड़ा अवॉइड करें आप लोग। अदरवाइज कोर्स ऐसे ही 6 मंथ का नहीं है ये। ऑनलाइन में वो सब प्रॉब्लम होगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस तरह से फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट्स को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन अब्सॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन may also go over from orbit of, may also jump भी वर्ड लिख सकते हो आप यहाँ, may also jump from orbit of lower energy to higher energy, to jump from orbit of higher energy to lower or lower to higher energy to that of lower energy. Okay, however जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में also jump from orbit of higher energy to that of lower energy by absorbing, sorry यहाँ हाई से लोअर लिखा है ना, तो higher to lower by emitting radiation, तो रेडिएशन एमिट करके ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ सकता है। ओके, एंड इसी तरह का नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और है,
एक और स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो कम बैक फ्रॉम, अच्छा इसमें आल्सो जंप को अलाउ करते हैं आप, मैं आल्सो जंप फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, या इसमें पहले एक मिनट, इसमें मैं लोअर टू हायर ना करके जंप वर्ड लिख दिया हूं, तो जंप वाले में थोड़ा वर्ड होता है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप हम लोग मानेंगे, फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी बाय ऑब्जर्विंग रेडिएशन, ये रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा बाय ऑब्जर्विंग रेडिएशन। तो स्टेटमेंट मैंने चेंज किया है अभी, बाय ऑब्जर्विंग सम रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से कोई रेडिएशन होगा तो उसको ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो इफ EI and EF are the energies of electron in the initial and final orbit, then frequency of radiation observed, frequency of radiation observed, frequency nu of radiation absorbed is given by nu is equal to, पहले ये एनर्जी EI में है और फाइनली ये EF एनर्जी हायर एनर्जी में जा रहा है। तो इसमें जो फोटोन अब्जॉर्ब होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से आप दे सकते हैं, EF माइनस EI, EF इज हायर एनर्जी ऑर्बिट, ऑर्बिट है हायर एनर्जी, एंड EI लोअर एनर्जी ऑर्बिट है जहां पर इनिशियली इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा था। तो इस प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, सॉरी अब्जॉर्ब होगी, तो जो अब्जॉर्प्शन होगा फोटोन का वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। और इसी प्रोसेस का उल्टा हम लोग बात कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, सॉरी एमिशन प्रोसेस के लिए। सो अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस एंड दीज आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों प्रोसेस इक्वली प्रोबेबल हैं। इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी दोगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट जंप कर जाएगा, एंड अगर एनर्जी को रेडिएट करना चाह रहा है तो उसे हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आना पड़ेगा। सो नाउ नेक्स्ट एक अब्जॉर्प्शन का भी वर्ड देता हूं सिमिलर लैंग्वेज इसी तरह से। तो पहले मैंने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप कराया। नाउ द इलेक्ट्रॉन में also go over या may also make transitions या also electrons can jump also, इस तरह से कोई स्टेटमेंट आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन may also jump from orbit of higher energy to lower energy, may also jump from orbit of higher energy to lower energy। पहले वाले में लोअर टू हायर लिखा है अब्जॉर्प्शन, यहां पर फिर मैं वही एमिशन वाला प्रोसेस लिख देता हूं, फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी EI टू लोअर एनर्जी EF, फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी EI टू लोअर एनर्जी EF बाय emitting radiation of frequency न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट करके ये हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय, इस प्रोसेस में न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा EI माइनस EF अपॉन H। इस प्रोसेस में इनिशियल एनर्जी हायर एनर्जी है और फाइनली लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो इस प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो फोटोन रेडिएट होगा, रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू EI माइनस EF बाय H। तो ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया रिलेटेड थ्योरी फॉर द डिफरेंट एटम्स। जो भी हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात करें या फिर और आगे हम लोग अभी हीलियम वगैरह के लिए बात करेंगे, तो उसमें अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांजिशन करता है तो उसके लिए ये डिफरेंट पोस्टुलेट्स वैलिड है। ये पोस्टुलेट्स गिवन है बोर के थ्रू, बोर एटॉमिक मॉडल है, बोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था इस पर। और ये सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं होती, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। एंड देन अगर इन केस इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल n होगा। n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, उसमें एनर्जी एमिट होगी, और इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, उस प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ओके, यस, एंगुलर मोमेंटम में ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर किया है, क्योंकि बोर ने जब अपना मॉडल दिया उस समय तक स्पिन एंगुलर मोमेंटम एज्यूम नहीं किया जाता था। उस समय तक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ही एंगुलर मोमेंटम माना जाता रहा है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अब थ्योरी पढ़ते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, व्हाट आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स? सर वही जब वो 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन।
No, no, only one electrons. Proton. Like sorry sir. Like helium plus or lithium plus plus. Yes. Only one electron should be there. So hydrogen-like atoms are the atoms or ions. The atoms are ions which have only one electron. Only one electron. The ions which have only one electron in the orbit. Only one electron in the orbit. या कह सकते हैं ओनली वन ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट की बात करेंगे हम लोग, ऑर्बिट के ऊपर ना भी वर्ड लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर द एटम्स और आयंस व्हिच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स कह सकते हो. तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैं ऑर्बिट वाला वर्ड नहीं लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल्स वी कैन टेक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ना लिख करके हम लोग लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऐसे एटम्स या आयंस को बोलते हैं जिसमें सिंगल वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ऑर्बिट वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकंड ऑर्बिट, डिफरेंट प्रिंसिपल नंबर्स वहां एज्यूम कर सकते हैं. सो एग्जांपल इज हाइड्रोजन एटम. ये किसका म्यूट नहीं हुआ है भाई? आपको अपने आप से फर्क नहीं पड़ता है कहने का. कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? आपको म्यूट कर लेना चाहिए. ड्यूटेरियम एटम, ट्राइटियम, ये तीन तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए. फिर है हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस. उसके बाद बोरॉन. बोरॉन पे कितने प्लस लगेंगे? 4 प्लस. ओके. कार्बन के ऊपर 5 प्लस. सो दीज आर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स. कुछ एटम्स हम लोग भी पढ़ते हैं अदर देन पीरियोडिक टेबल से हट के कुछ एटम्स लिखते हैं जो कि पॉजिट्रॉनियम एटम है एंड म्यूसॉनिक और म्यूओनिक एटम. ये कुछ एटम्स के नाम हैं जिनको कि हम लोग हाइड्रोजन लाइक कैटेगरी में रखते हैं. हाइड्रोजन लाइक एटम्स के सीरीज में इनको हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके. सो नाउ यस, फर्स्ट केस में EF इज ग्रेटर देन EI एंड सेकंड केस में EI इज ग्रेटर देन EF. यस हियर, इसीलिए हायर एनर्जी ऑर्बिट EI EF हो जाएगा यहाँ पे सेकंड केस में, और यहाँ पर EF इज ग्रेटर देन. तो पहले लोअर ऑर्बिट में था फिर हायर ऑर्बिट में हुआ, तो फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर. यहाँ पर क्या है? पहले हायर ऑर्बिट में था फिर लोअर ऑर्बिट में आया, इसलिए ये एनर्जी EI ग्रेटर देन EF होगी. ओके. विशाखा ने पूछा था. तो नाउ थ्योरी डिस्कस करें. तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करूं तो मेरे पास एक थ्योरी है सेंट्रीपेटल फोर्स. रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कह सकते हो कूलॉम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है उसी से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा. उसी से उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा. नहीं है कि सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए वहां कोई मैकेनिकल फोर्स आएगा या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा. देयर इज जस्ट न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब वो फोर्स बैलेंस करेंगे. कूलॉम्बिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. न्यूक्लियस का चार्ज मैं मान लेता हूं प्लस E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. mv स्क्वायर बाय r. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्या मछली मार्केट लगा रखा है भाई? अरे अपने आप को कम से कम, इसीलिए मैं म्यूट कर देता हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि म्यूट ना करो. खुद से म्यूट नहीं करेंगे अपने को. अब यही बताने में तो आधा टाइम इसी में निकल जाता है, सारा फ्लो बिगड़ जाता है. आगे से क्लास में मैं म्यूट कर दूंगा. इसको जो बताना होगा चैट बॉक्स आपको फ्री रहेगा, चैट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम लिखेंगे. ओके. अदरवाइज जो 50 घंटे में आप खत्म करने वाले हो वो 70-80 घंटे में भी नहीं होगा, सारा फ्लो बिगड़ जाता है. प्रीवियस स्लाइड में ऐसा क्या लिख दिया था भाई? तो तीनों का मैसेज आ गया. चलिए, तो ये कूलॉम्बिक फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स दे आर इक्वल. तो क्योंकि हमें रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट्स में n मिलेगा, n की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी. तो p आर्यन में लिख रहा हूं. आर्यन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, या nth ऑर्बिट में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस. यहां पर एक साइज इलेक्ट्रॉन का बना करके, ठीक है, ये प्लस है Ze प्लस Jd, ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हो गया. आर्यन, हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन. तो आर्यन इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस Ze एंड ये इलेक्ट्रॉन के बीच का और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है. तो नाउ मल्टीप्लाइंग
बाई एम वी, हमें इस इक्वेशन को MBR जैसा बनाना है। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हमें पता है, तो बोर मॉडल को यूज करना है। दैट मींस हमें न्यूमरेटर MB स्क्वायर है, M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग बाई MRN स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ MR स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा MRN स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू MRN स्क्वायर मल्टीप्लाइड MBN स्क्वायर अपॉन RN। ठीक है, सो ये MRN स्क्वायर और ये वैल्यू जो यहाँ पर है इसमें अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये RN स्क्वायर, ये RN स्क्वायर कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या है? MZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर क्या होगा? MVN RN स्क्वायर अपॉन RN। तो MZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू MVN RN अपॉन MVRN RN स्क्वायर बाई RN। सो इसमें सिंस MVN RN is equal to NH upon 2 pi by Bohr's assumption, Bohr's postulate। बोर के postulate का वैल्यू हमें पता है कि MVR की वैल्यू NH upon 2 pi होती है। Since MVR is equal to NH upon 2 pi, Bohr's postulate, तो बोर के postulate से हमें पता है MVR की वैल्यू NH upon 2 pi, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर MZE स्क्वायर अपॉन MZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ MBR का होल स्क्वायर था, NH अपॉन 2 पाई का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई RN। दिस इज RN इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई MZE स्क्वायर। मैं कांस्टेंट्स को एक साथ और वेरिएबल्स को एक साथ लिख देता हूँ। This is N square over Z. So this is RN. This is the formula of radius. अगर मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट्स की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई N स्क्वायर ओवर Z, where H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई ME स्क्वायर, this value is 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम आ रही है। H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई ME स्क्वायर, इसके कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग 0.53 एंगस्ट्रॉम पाते हैं। आप कैलकुलेट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके, सो नाउ दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 आप एज्यूम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये रेडियस निकल गया, वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो इसके लिए VN RN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, VN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई M RN। नाउ RN की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है 2 पाई M H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई ME स्क्वायर इनटू N स्क्वायर ओवर Z। आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो लगा ही आ रही है। आ रही है सर। साउंड आ रहा है भाई? यस सर, आ रहा है। यस सर। बीच बीच में सर कट रहा था। वो बीच बीच में दूसरे लोग भी अपना साउंड यूज कर रहे हैं ना। ओके सर। उन लोगों को अगर साउंड अगर बंद कर लें तो मेरा साउंड परफेक्ट जाएगा। वो मेरे साउंड क्लियर है सर, एक्टिव के पास नेट नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर है सर, एक्टिव के पास नेट स्लो है, शायद तभी उनको ऐसा हो सकता है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नाउ दिस इज E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट इनटू Z अपॉन N। So this is velocity of electron in nth orbit. This is expression of velocity of electron in nth orbit. तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। Since E square upon 2H epsilon naught is equal to 2.18 into 10 raised to power 6 meter per second. Therefore, velocity Vn is equal to 2.18 into 10 raised to power 6 meter per second multiplied by Z over N. ये वेलोसिटी और रेडियस का एक्सप्रेशन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस आर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्लास कितने बजे तक था आज का? 6:30 है ना। ये दो एक्सप्रेशन हो गया है, एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे छोटा मोटा। हाइड्रोजन एटम की जैसे वेलोसिटी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, अगली क्लास में प्लस वगैरह के लिए करेंगे। ओके ओके सर। एक प्रॉब्लम छोटा सा करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स के लिए क्या होगा, वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, एग्जांपल्स कुछ करते हैं अभी। ओके,
So now for hydrogen atom, Z is equal to 1. So therefore radius nth orbit, radius of nth orbit क्या होगा? हो जाएगा Rn is equal to 0.53 angstrom multiplied by n square. For first orbit n is 1, and so R1 is equal to 53 angstrom. For second orbit n is 2, तो R2 is equal to 2.12, 4 से गुणा कर देंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 2.12 एंगस्ट्रॉम. और थर्ड ऑर्बिट सिंपल है, जस्ट n की वैल्यूज 1 2 3 पुट करते जाएं. R3 क्या होगा? 4.77. ओके, 4.77 एंगस्ट्रॉम. तो इसके नीचे डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं आप. तो ये रेडियस हुआ. पहला एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं. तो रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. आजकल हाइड्रोजन लाइक एटम्स का एग्जांपल ही आ रहा है. इस बार भी ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था, बोर एटॉमिक मॉडल से. ओके, सो रेडियस हो गया. नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. तो Vn क्या होगा? Vn इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1/n. ये हाइड्रोजन एटम है, Z की वैल्यू 1 है. और H एटम का मतलब है हाइड्रोजन एटम. तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट वैल्यू ऑफ n इज 1. तो V1 इज इक्वल टू 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड. तो फॉर सेकंड ऑर्बिट 1.09 × 10⁶. 1.09 × 10⁶ मीटर पर सेकंड. फॉर थर्ड ऑर्बिट 0.7266 × 10⁶. V3 0.7266 10⁶. इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, रेडियस तो लगातार बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है, 1/n के साथ प्रोपोर्शनलिटी है. तो ये तो हुआ हाइड्रोजन एटम के केस में वेलोसिटी एंड रेडियस का कुछ एक्सप्रेशन डिस्कस किया. अब क्लास इसी पॉइंट पर ओवर हो जाता है मेरा. किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर क्लास बहुत अच्छा लगा सर. आपका इंट्रो कर दीजिए सर. मेरा नाम डॉक्टर रोहित सिंह है. Myself Dr. Rohit Singh. I'm an assistant professor in Patna. हेलो सर, ये बताएं. बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड और फिफ्थ पॉइंट है, उसका थोड़ा डिफरेंस बताएंगे क्या? उसमें बोला कि इमिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करता है. जी हाँ, और वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है. और फिफ्थ में बोला कि वो एनर्जी इमिट करता है फ्रॉम हायर टू लोअर बाय इमिटिंग रेडिएशन. उसमें क्या डिफरेंस है? जंप करता है. सुनिए, if electron is jumping from higher orbit to lower orbit, then only it can radiate energy. ओके, Only electron can radiate energy. So लेकिन सेकंड पॉइंट में बोला है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट. in the circular orbit it does not radiate energy, but if this electron is jumping from higher to lower energy orbit, then only it can emit energy. तो ऑर्बिट की साइज शेप क्या होंगी सर ऑर्बिट की? फिर ऑर्बिट का सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा. तो वही तो, इसमें भी तो सर्कुलर ऑर्बिट है ना. सेकंड में पॉइंट जो बोला है, ये जंप कर रहा है ना, सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो विल इमिट करेगा, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो नहीं करेगा. ये अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई रेडिएशन नहीं रखेगा. विदाउट रेडिएशन वो रिवॉल्व करता रहेगा. ओके, अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. अपनी हाँ एनर्जी सर, ओके, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा अगर वो एमिट करेगा ना. जी हाँ, इसलिए 20 वाले में स्टेटमेंट में ही लिख दिया था कि वो फॉलिंग से बच जाएगा, तभी वो सर्कुलर किया गया. ओके, एक्चुअली सर्कुलर ने रदरफोर्ड से लिया हुआ है, बोर ने. और कोई क्वेश्चन? नो सर, आगे सर. ओके जी. सर ये बेसिक कितने दिनों तक चलेगा सर, कितने लेक्चर तक? हो गया भाई, बेसिक हो गया. आपको हम लोग मैं लास्ट में थोड़ा स्पीड करके मैंने पहुंचा दिया जहां तक मुझे पहुंचाना था. ये तो सर बेसिक ही है ना, 11-12 में तो है. अभी बेसिक में देखेंगे कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो ना. सर ये बेसिक नहीं है, आप एडवांस में आ गए हो. आप 4-5 पोस्टुलेट तक ही बेसिक समझते हो, अदरवाइज अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा. ये एक्चुअली कुछ बेसिक से एडवांस से सबसे आता है. ठीक है, इसलिए हम लोग टॉपिक को हटा नहीं सकते कि बहुत हाई प्रोफाइल का क्वेश्चन तुरंत उठा लें. एक दो क्लास. हाँ जी, बोले. सर जो हम आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो वो गेट और नेट के पैटर्न सेम ही रहेंगे ना? जी हाँ. हमारे पास प्रीवियस ईयर बुकलेट होती है. प्रीवियस ईयर बुकलेट बनाई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखकर. उसमें टीआईएफआर, नेट, गेट, जेस्ट और कुछ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो अदर यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उनके क्वेश्चंस का मंच बनाया जाता है. जी थैंक यू सर, यही पूछना. सर आप कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे सर? मेरा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स रहेगा, ओनली वन टॉपिक. सर आपके नोट सफिशिएंट होंगे या फिर बुक भी रेफर करनी पड़ेगी? देख रहे हो कि मैं लैंग्वेज बहुत लिखवा रहा हूँ.
हाँ, आपका ये बिल्कुल पहला क्लास है, लैंग्वेज थोड़ा रहता है इस पर, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको कि हो सकता है कि पहले नोट्स भी ना बनाया हो, और स्पेशली गर्ल्स को पक्का रहता है कि मुझे लाल नीला काला पीला लेकर के डिफरेंट नोट्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स को आदत रहती है कि अच्छा सा नोट्स बनाना है। बॉयज में रहता है कि बात नहीं, नोट्स नहीं बनाया, क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन गर्ल्स में रहता है कि ऐसा नोट्स मेरा रहेगा, मैं उसको बाद में अच्छे उस पे लेवल पर अपना नोट्स बाद में मेरे पढ़ाने में भी यूज होगा, पढ़ने में भी यूज होगा। इसलिए मैं उन्हीं लड़कियों के लिए ही जो अच्छा नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बॉयज अच्छा नोट्स सोचते हैं कि मुझे और कहीं किताब ना पढ़नी पड़े, मुझे ओनली नोट्स से काम हो, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट प्रॉपर पूरा परफेक्ट लिखता हूँ। तो सर ये सफिशिएंट है ना? पूरा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको देखने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सफिशिएंट लर्निंग कर लीजिए, अपना अच्छा सा नोट्स बनाएं, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा उसके लिए, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, बोले सर जो एनर्जी एमिट होता है वो एक्चुअल में फोटोन है? जी हाँ, यस, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट विल हैव सम फ्रीक्वेंसी। उसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी मींस वो वेव नेचर में जैसे फोटोन बात करते हैं वैसा रहेगा, और साथ में वो पार्टिकल की तरह भी अज्यूम कर सकते हो। सर नेट में जो सिलेबस है सर वो बीएससी एमएससी से कॉमन है या ओनली एमएससी से आता है सर? देखिए बीएससी कोई वहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बीएससी की बुक में हमारे यहाँ इंडिया में जो एक दो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं पर +2 का लेवल बीएससी में पढ़ाते हैं टीचर, बीएससी का सिलेबस एमएससी में पढ़ाते हैं। टीचर्स के लेवल पर सिलेबस डिसाइड होता है, ठीक है? हमारे पास यहाँ जो सिलेबस है, हम लोग यहाँ जो कवर करने वाले हैं वो फुल्ली नेट का सिलेबस माना जाता है, नॉट एमएससी नॉट बीएससी, ठीक है? और उस बीएससी एमएससी के मर्ज पॉइंट को या कह सकते हो डिटेल्ड डिस्कशन को ही यहाँ क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको लगे यार ये तो बीएससी लेवल में मैंने पढ़ा था, हो सकता है कोई क्वेश्चन लगे आपको एमएससी। एक्चुअली सर हम बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो इसलिए कोई इशू नहीं, आपके बीटेक में भी कुछ चीजें आपने ऐसी पढ़ी होगी, +2 लेवल में भी पढ़ा होगा, जो कि यहाँ ये सब सर हम आईआईटी फिजिक्स फैकल्टी हैं सर, तो ये सब क्लास में। हाँ बिल्कुल सर। आप क्या है फिर से बताएं? सर आईआईटी फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम लास्ट 4 years सर आई एम टीचिंग आईआईटी फिजिक्स। जेई बैच? या सर जेई बैच। तो उसमें तो ये सब मिलता होगा। हाँ इसीलिए सर ये सब तो कॉमन क्वेश्चन आते हैं सर। कॉमन है तो जेई में तो पूरा कॉमन होता है। बिल्कुल सर। पर फैकल्टी हैं आप? यस सर। वेयर फ्रॉम है? सर आई एम फ्रॉम बिहार सर, एंड सर राइट नाउ आई एम इन महाराष्ट्र सर। आई एम टीचिंग फिजिक्स सर। ओके आई एम इन बिहार राइट। यस सर प्रीवियसली आई वाज देयर इन मेंटर्स सर, मेंटर्स पटना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जो डाउट होगा देखिए अभी तो ये थ्योरी स्टार्टिंग का है, लेकिन जब नेट प्रॉब्लम पर आएंगे तो इन्हीं सब थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम जब नेट में मिलेगा आपको लगेगा कि ये एक्चुअली इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। बेसिक्स पर हम लोग फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिक इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा, अदरवाइज तो शॉर्टकट में जंप कर करके कुछ फार्मूले बता दें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दें, उससे हैबिट नहीं बनती है, टॉपिक अंडरस्टूड नहीं हो पाता इजीली। एक बार समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम लेंगे। हां जी आप टेस्ट भी लेंगे? टेस्ट तो होता ही है, टॉपिक टेस्ट और कब लेंगे? हां कब लेंगे सर? कब लेंगे? 50% हो जाए एटॉमिक हो जाए तो एटॉमिक का टेस्ट, मॉलिक्यूलर हो जाएगा 50% हो गया तब क्या सर हमें बुकलेट कब तक मिलेगी ताकि हम भी क्वेश्चन सॉल्व करें? एडमिशन ले लिया आपने? हां सर। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे देखिए अभी मैंने आज रखा हुआ था, लेकिन मुझे पता है ना कि सिलेबस वगैरह बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए रख लीजिए छोटे-छोटे क्वेश्चंस असाइनमेंट 1 में। पहला असाइनमेंट जो है हमारा 60 या 55 क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 55-60 क्वेश्चंस हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी हैं, याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस व्हीकल अप्रोच मांगते हैं, वो सब क्वेश्चंस ऐसे लिखा होता है हमारे पास, ठीक है? तो मिलेंगे तो हमें? हां जी कब तक मिलेंगे ये? आप एक बार रिसेप्शन पे बोल देना, आपको कुरियर जैसे ही आपका सब एडमिशन वगैरह हो जाएगा, ओके एडमिशन तो हो जाएगा तो आपको 1 वीक 2 वीक में हो जाएगा, ठीक है? 10 दिन के अंदर कुरियर बस पहुंचने में टाइम लगे। सर आपका नाम और सर बोलिए सर वहाँ पे नहीं। डॉक्टर रोहित सिंह, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। डेमो क्लासेस कितने दिन चलने वाले? डेमो क्या है, ये यही क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी कोर्सेज में, स्टूडेंट्स सबमिट करते रहते हैं, एडमिशन होता रहता है और स्टूडेंट्स अपना थोड़ा सा टाइमिंग सर पर डे कितना आवर होगा सर क्लास फिजिक्स का? फिजिक्स का आपका रेगुलर बैच है तो मुझे लगता है 8 आवर्स 6 आवर्स होना पर डे सर। आज कितनी क्लासेज हैं आपकी? आज तो सर हमको अभी मिल आया था तो 2 आवर्स का ही आया था। बस ओनली यही क्लास बस? नो सर, ये सर एक पहले क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई, तो 2 क्लासेज हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बात बता रहा हूं आपको, हमारे फैकल्टी। हां जी सर ये पूछ रहा हूं कि जो रिकॉर्डिंग क्लासेस कब तक मिल जाएंगी? बुक्स जो है क्या सर? बुक्स के लिए कह रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग क्लास आज को आपको इवनिंग में 8 9 बजे तक हो जाएगा। क्लास 8 होगा उधर ही ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा टाइम राम बैच को भी आप पढ़ाते हैं सर? हेलो हां बोलिए। हां सर राम बैच को भी आप पढ़ाते हैं? ये साउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज गाइस आस्क वन बाय वन क्वेश्चन साउंड आर बर्सिंग। सर जाम बैच को भी आप पढ़ाते हैं ना सर? हां जी हां, जैम बैच को भी मैं पढ़ाता हूं। नाम क्या? वो कब से स्टार्ट हुआ है सर? जैम का? हां जैम का अभी जो बैचेस चल रहा है वो ओल्ड बैच है, अभी जैम एग्जाम देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का बैच कंप्लीट हुआ। नया बैच आने वाला है ना सर? कैसे है उसमें आप एक बार सेशन में पूछ लेंगे। थैंक यू सर। पूछ लेंगे, ओके। क्लास का टाइमिंग फिक्स नहीं है सर। आगे बताइए। हां सर ये आपने जो बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो नहीं बोला था एक बार हर डिवीजन में पोस्टुलेट में, सो L इक्वल्स mvr जो है वो इक्वल है nh/2 पाई के। यस ठीक है, तो सर ये लैम्डा तो इक्वल्स आपने जो बताया था, सॉरी h इज इक्वल टू लैम्डा p है,
तो सर E और ये M कैंसिल होके R इक्वल्स n लैम्डा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं क्या? R इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, आगे बताएं। हाँ तो सर मतलब वो उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या मुझे नहीं समझ में आया सर। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो परफेक्टली वेव नेचर अगर फॉलो करे तो वेव नेचर फॉलो करने में जो रेडियस होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो हम रेडियस वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट एक ले रहे हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो लैम्डा होगा कितना लैम्डा हुआ इसमें व्यक्ति के ऊपर कितने वेवलेंथ है कितनी बार आप कितनी बार डाउन यस 4 लैम्डा। de Broglie ने भी सपोर्ट किया है तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं डिस्कस जरूर करता हूं। de Broglie इज एटॉमिक मॉडल de Broglie ने कैसे इंटरप्रेट किया बोर एटॉमिक मॉडल को यही है कि है अज्यूम दैट जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उनका जो वेवलेंथ है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हो जाता है 2 पाई r। क्या है इंद्रा कोई इंद्रा उसकी आवाज आ रही है और बहुत आवाज आ रहा है सर। हां इसको रोकूंगा मैं क्लास ओवर हो गया है तो सर्कमफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट का सर्कमफरेंस उसके यहां पर जैसे आप जब कर रहे हो ऐसे ही 3 टाइम्स लैम्डा हो सकता है 2 टाइम्स लैम्डा हो सकता है सर्कमफरेंस उसकी वैल्यू 1 लैम्डा के बराबर हो जाती है। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आप जो बात कर रहे थे ना अभी। हां सर ठीक है सर सिग्निफिकेंस से निकल के आएगा। ओके सर ठीक है थैंक यू ओके जी वेलकम। और किसी स्टूडेंट को पूछना है कुछ? आपका नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास हो सकता है अभी तो ट्रायल क्लासेस चल रहा है डेमो और 1-2 दिन में हो सकता है या कल भी हो सकता है लग जाए। हम सोच रहे हैं कि 1-2 क्लास तक आप लोग डेमोज वगैरह तो अभी 1-2 टीचर का और चल रहा होगा मेरा भी अभी डेमो के बाद फिर आपका कंटीन्यूअस क्लास चलने लगेगा। सर डेमो हां जी बोले सर डेमो के बाद क्लास का टाइम फिक्स रहेगा मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग इवनिंग पूरा परफेक्ट पूरा होल डे में कभी भी आपके क्लास शेड्यूल कर जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टीचर्स अवेलेबिलिटी। एक्चुअली तो आ चुका है सर शेड्यूल पता है दिन में हाँ सर कल भी चेंज है कल मॉर्निंग में सर 10 बजे से ये पूरा टेंटेटिव शेड्यूल है। एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स हमारे जो ग्रुप में हैं या मेरा क्लास है कल ऑटोमेटिक की क्लास है 4:30 से जी हाँ 4:30 से होगी। मेरा एक्चुअली मैं कॉलेज में टीचिंग करता हूँ तो मैं वहाँ से छुट्टी होने के बाद ही मैं इधर 4:30 बजे क्लास ले पाता हूँ। ठीक है और संडे के दिन फुल टाइम रहता है कभी भी क्लास हो सकती है मेरी ओनली संडे पब्लिक हॉलीडेज में।